जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिस पर मैं ऑलरेडी बहुत अमेजिंग वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं बात करूंगी जुपिटर के बहुत बड़े तूफान रेड जायंट स्पॉट के बारे में, जो पिछले 350 साल से मुसलसल चल रहा है, जिसका साइज 40,000 किलोमीटर है, जिसके अंदर हमारी जमीन के साइज के 2 प्लेनेट आसानी से फिट हो जाएं। हमारी जमीन पर जो तूफान आते हैं, जिनसे चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, उनकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है। और इससे तेज तूफान वीनस पर आते हैं, जिनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा होती है। लेकिन जुपिटर पर आने वाले इस रेड जायंट की स्पीड 680 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि 1 सेकंड में हमारी जमीन खत्म हो जाए। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये ग्रेट रेड जायंट स्पॉट बना कैसे है, ये कितना खतरनाक है और क्या ये कभी खत्म होगा या नहीं, ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और पूरी दुनिया में रहने वाले हर फर्द तक स्पेस की इंफॉर्मेशन को इंतहाई आसान वर्ड्स में पहुंचाना है। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। 1989 वॉयेजर 2 पहली बार हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून पर पहुंचा। इससे पहले हम नेपच्यून के बारे में जो कुछ भी जानते थे, वो सब इंफॉर्मेशन टेलीस्कोप की मदद से हासिल की गई थी, जो काफी नहीं थी। 1989 से पहले हम अच्छी तरह से इसके ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए थे। जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के करीब पहुंचा, तब उसने देखा कि नेपच्यून की सरफेस पर एक बड़ा ब्लैक कलर का निशान है। ये डार्क स्पॉट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान था, जिसका साइज 13,000 किलोमीटर था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि 5 साल बाद जब हबल टेलीस्कोप की मदद से नेपच्यून को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ कुछ नहीं था, मतलब वो तूफान खत्म हो गया था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जुपिटर के रेड जायंट स्पॉट की, तो ये 350 साल से मुसलसल चल रहा है। क्योंकि जुपिटर नेपच्यून की निस्बत जमीन से काफी करीब है, तो साइंसदान पिछले कई सालों से इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। 1665 में इटली के एक एस्ट्रोनॉमर जोएनी डोमेनिको कैसिनी ने सबसे पहले ये बताया था कि जुपिटर की सतह पर एक बहुत बड़ा निशान है। सन 1665 से लेकर 1713 तक इस रेड जायंट स्पॉट को लगातार ऑब्जर्व किया जाता रहा, लेकिन इसके बाद 100 सालों तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सन 1878 से लेकर 2021 तक मुसलसल इसकी ऑब्जर्वेशन जारी है। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक सन 1665 में कैसिनी ने जो स्पॉट देखा था वो कोई दूसरा स्पॉट था, और 1878 से हम इंसान जो स्पॉट देख रहे हैं वो कोई और है। लेकिन बहुत सारे साइंसदानों के मुताबिक ये स्पॉट एक ही है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा स्टॉर्म है जो 1665 से लेकर आज तक मुसलसल चल रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये और कितनी देर तक चलेगा। अगर हम जमीन पर आए ज्यादा देर तक चलने वाले तूफान की बात करें, तो वो हरिकेन जॉन था, जो करीब 31 दिनों तक जारी रहा था। इसने पैसिफिक ओशन में करीब 13,280 किलोमीटर का फासला तय किया था। लेकिन अगर हम जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स पर आने वाले बहुत बड़े तूफानों की बात करें, तो हरिकेन जॉन इनके सामने कुछ भी नहीं है। इन प्लैनेट्स पर आने वाले तूफान कुछ दिन नहीं बल्कि कई सालों तक चलते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि कैसे ये तूफान इन प्लैनेट्स पर इतनी देर तक चल पाते हैं। उन स्टॉर्म्स में ऐसा क्या है जो हमारी जमीन पर आने वाले तूफानों में नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जमीन पर आने वाले तूफान कैसे बनते हैं। जमीन पर आने वाले स्टॉर्म्स ज्यादातर ट्रॉपिक रीजन्स के ओशन में बनते हैं। यहाँ पर पानी काफी गर्म होता है और सूरज से आने वाली रोशनी की वजह से ये पानी भाप में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से बादल बनते हैं। इन क्लाउड्स की वजह से उस जगह की गर्मी बढ़ जाती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। अब क्योंकि जमीन अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो आसपास की हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ट्रेवल करती है और ये हवाएं एक सर्कुलर मोशन के साथ आगे बढ़ती हैं। लेकिन जुपिटर पर मौजूद तूफान यानी रेड जायंट स्पॉट
असल में एक एंटी साइक्लोन है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या फर्क है। साइक्लोन लो प्रेशर वाले एरिया में बनते हैं, जबकि एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया में बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जुपिटर पर कोई भी जमीन नहीं है और वो एक गैस जायंट है। इस वजह से उसकी हर लेयर अलग अलग डायरेक्शन में हरकत कर सकती है। इस रेड स्पॉट के दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में दो जेट स्ट्राइप्स बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल कर रही हैं और इन्हीं की वजह से ये स्टॉर्म मुसलसल हरकत कर रहा है। लेकिन ये स्ट्राइप्स उसे आगे नहीं लेकर जाती, बल्कि एक ही जगह पर घुमा रही हैं। हमारी जमीन पर आने वाले तूफानों को गर्मी सूरज की रोशनी से मिलती है, जो नॉर्मली 30 से 34 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन जुपिटर के इस पावरफुल स्टॉर्म को पावर मिलती है इसकी कोर की हीट से, जिसका टेम्परेचर करीब 50,000 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब जमीन पर तूफान आते हैं तो वो जमीन की सतह से टकराकर खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। लेकिन जुपिटर पर कोई सरफेस है ही नहीं। यहाँ पर आने वाले तूफान जमीन न होने की वजह से कई 100 सालों तक चलते रहते हैं। सन 1996 में ऑस्ट्रेलिया में एक तूफान की रफ्तार 408 किलोमीटर फी घंटा थी। लेकिन अगर मैं बात करूं जुपिटर के रेड जायंट स्पॉट की, तो इसकी स्पीड 680 किलोमीटर फी घंटा होती है। तो जरा सोचिए ये तूफान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर जुपिटर पर आने वाला तूफान इतना खतरनाक है तो नेपच्यून, जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, उस पर आने वाला तूफान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि नेपच्यून का डार्क जायंट स्पॉट जुपिटर के रेड जायंट स्पॉट से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। लेकिन क्योंकि नेपच्यून पर कोई जेड स्ट्राइप्स नहीं है, तो इसलिए ये लगातार आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ये दूसरी डायरेक्शन में चलती हवाओं से टकराता रहता है और वक्त के साथ साथ कमजोर होकर खत्म हो जाता है। क्या जुपिटर का रेड जायंट स्पॉट भी खत्म हो रहा है? इसका जवाब है जी हाँ। 19वीं सदी के लास्ट में जब इस रेड जायंट स्पॉट के साइज का अंदाजा लगाया गया था, तब इसका साइज 40,000 किलोमीटर था। उस वक्त इसके अंदर जमीन के जैसे 2 प्लैनेट्स आसानी से फिट हो सकते थे। लेकिन जब 1999 में वॉयेजर 2 वहां पहुंचा, तब उसका साइज आधा हो चुका था। फिर साइंसदानों की ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि इसका साइज 1000 किलोमीटर एरिया के रेट से छोटा होता जा रहा है। अगर ये इसी रफ्तार से कम होता गया तो सन 2030 से 2040 तक ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी रीजन अभी तक साइंसदानों को नहीं मिल पाई है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी बहुत एडवांस नजर आने वाली साइंस अभी तक इतनी काबिल नहीं हुई कि वो जुपिटर के तूफान की कमी के बारे में जान सके। तो इस बहुत बड़ी कायनात के बारे में कैसे अच्छी तरह जान पाएगी? नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और लास्ट यूरेनस पर बहुत अमेजिंग वीडियो अपलोड की थी, जिसको बहुत मेहनत से बनाया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से उसे देखें। और अगर वीडियो पर 5000 लाइक आ गए तो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट नेपच्यून की अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और पार्कर सोलर प्रॉब पार्ट 2 संडे 8 PM को आ रही है। देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।